मित्रों, दिलीप वेंगसरकर 1975 में इंडियन टीम में खेलने आया। सबसे पहला मैच इन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ऑकलैंड में खेला। वो एक ऐसा समय था जब इंडियन क्रिकेट टीम में मिडिल ऑर्डर में फास्ट बॉलिंग को खेलने के लिए किसी अच्छे बैट्समैन की ज़रूरत थी। इंडिया के पास टॉप ऑर्डर में सुनील गावस्कर होते थे और मिडिल ऑर्डर में कुछ हद तक महेंद्र अमरनाथ जो है फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते थे। उसके अलावा कोई ख़ास दम नहीं था मिडिल ऑर्डर में। लेकिन हाँ, दिलीप वेंगसरकर ने क्या खूब इस जगह को भरा आके। इनकी जो टेक्निक थी और जो टेम्परामेंट था वो उस दौर के खूंखार तेज़ गेंदबाजों के सामने काफ़ी अच्छे टिक के खेलने के लिए जाने जाते थे। इनके पास एक बहुत ही अच्छा ड्राइव शॉट, कवर ड्राइव इनके पास था। उसके साथ ही एक हुक, पुल और कट बहुत अच्छा खेलते थे, जो कि ओवरऑल जो है इन्हें एक फास्ट बॉलिंग का बेहतरीन बैट्समैन बनाता था। शॉर्ट पिच बॉल को बहुत पहले ही देख लेते थे और उस हिसाब से या तो कट या फिर हुक या पुल कर लेते थे ये। तो इसका एक नज़ारा देखने को मिला था 1977-78 में, जब वेस्ट इंडीज़ इंडिया खेलने आई थी। तो उसमें सुनील गावस्कर के साथ इन्होंने एक इनिंग में 300 से ऊपर रन की साझेदारी की थी। ठीक उसके अगले साल 1979 में आसिफ इकबाल की टीम, जब पाकिस्तान की जो टीम थी वो इंडिया खेलने आई, तो उसमें फोर्थ इनिंग में इंडिया को 390 रन का टारगेट मिला था चेज़ करने के लिए, जिसमें दिलीप वेंगसरकर अकेले एक छोर से जमे रहे और लास्ट में 146 नॉट आउट बना के जो है वो मैच से वापस आया। हालांकि ये मैच ड्रॉ हो गया था क्योंकि इंडिया जो है अपना मिडिल ऑर्डर और ओपनर्स को बहुत जल्दी खो चुका था। ओपनिंग में सुनील गावस्कर के आउट होने के बाद वेंगसरकर दूसरे नंबर पे खेलने आते हैं और उसके बाद वो एंड तक बैटिंग की उन्होंने। लेकिन बीच में रॉजर बिन्नी, मदन लाल, कपिल देव, यशपाल शर्मा, ये लोग जल्दी आउट हो जाते हैं। इसलिए फिर इन्हें ड्रॉ के लिए खेलना पड़ा और मात्र 26 रन से मतलब वो मैच ड्रॉ हुआ, हम ये कह सकते हैं। इंडिया 364 बना चुका था। दूसरे छोर से ज़रा भी सपोर्ट मिलता तो वो मैच इंडिया चेज करके जीत जाता 390 रन को फोर्थ इनिंग में। लेकिन फिर भी वो मैच ड्रॉ रहा और लास्ट में दिल्ली वेंगसरकर 146 नॉट आउट रहे। ये शुरू के जो 4-5 साल की इनकी ऐसी परफॉर्मेंस थी जिस कारण 1981 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से नॉमिनेट किया गया। अर्जुन अवार्ड मिला था इन्हें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। फिर उसके बाद 1983 वाले विनिंग वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा रहे थे। उसके अलावा ये अगर ओवरऑल देखा जाए तो टेस्ट मैच में इन्होंने 116 टेस्ट खेले हैं, जिसमें कि 6800 कुछ रन बनाए इन्होंने। एवरेज इनका काफ़ी अच्छा था, 42.13 का एवरेज था, जिसमें इन्होंने 17 सेंचुरी और 35 हाफ सेंचुरी बनाई। वहीं वनडे में भी इन्होंने लगभग 123 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें कि इन्होंने 3500 कुछ रन बनाए। 34 का इनका एवरेज था वनडे में। 23 हाफ सेंचुरी और एक सेंचुरी बनाए, हाफ जिनका हाईएस्ट स्कोर 105 का रहा है वनडे में। वहीं टेस्ट मैच में इनका हाईएस्ट स्कोर 167 का रहा है। एक दौर ऐसा भी आया जब इन्हें कैप्टनसी मिली इंडिया की। 1987 में रिलायंस कप सेमीफाइनल में हारने के बाद इंडिया मतलब जो बाहर हो गया था, तो फिर कपिल देव की कैप्टनसी चली गई और दिलीप वेंगसरकर को कैप्टन बनाया गया। तो 1987 से लेकर 1989 के बीच में ये कैप्टन रहे, जिसमें कि इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट एक होम सीरीज़ ड्रॉ कराई और साथ ही 1988 में एशिया कप जितवाया भारत को, उसमें यही कैप्टन थे। 1989 में जो वेस्ट इंडीज़ का टूर किया इंडिया ने, उसमें इंडिया बुरी तरह हारा। उसके बाद फिर इनकी कैप्टनसी चली गई 1989 में। लेकिन हाँ, 1985 से 1988-89 का एक तरह से इनका गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है, क्योंकि 1985-86 में जो इंडिया गई थी इंग्लैंड खेलने के लिए, उसमें 1986 में इन्होंने लॉर्ड्स में लगातार 3 सेंचुरी बनाई थी और लॉर्ड्स में लगातार 3 सेंचुरी बनाने वाले ये पहले गैर अंग्रेज बैट्समैन बने। ये रिकॉर्ड इनका नाम था। उसके साथ ही 1987 में पाकिस्तान के अगेंस्ट में काफ़ी रन बनाए थे इन्होंने। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में इनकी सेंचुरी थी। इन न्यूजीलैंड जब इंडिया खेलने आई थी, उस सीरीज़ में भी यही कैप्टन था 1988 में, और वो मैच वो सीरीज़ ही मतलब ड्रॉ रहा रिचर्ड हैडली की वजह से। वरना इंडिया वो सीरीज़ जीत जाता, क्योंकि पहला टेस्ट इंडिया जीत चुका था। सेकंड टेस्ट में रिचर्ड हैडली ने 10 विकेट लिए बॉम्बे में और वो टेस्ट न्यूजीलैंड जीत गया। लेकिन हाँ, तीसरे टेस्ट में फिर इंडिया ने विजय प्राप्त की और सीरीज़ जीत गई थी इंडिया, सॉरी। तो ये होम सीरीज़ विन इनके नाम पे है एज अ कैप्टन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में। ये सीरीज़ ड्रॉ नहीं रहा था, माफ़ कीजिएगा। तो और इसी कारण 1987 में इन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है, इसका पुरस्कार इन्हें मिला था, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 1987।
उसके अलावा पद्मश्री अवार्ड भी 1987 में इन्हें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। लास्ट में 1991 में जो ऑस्ट्रेलिया का टूर था वो इनका लास्ट सीरीज था। उसके बाद इन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया, रिटायर हो गए, और इन्हें CK नायडू लाइफ टाइम अवार्ड भी मिला है अपने लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए। इन्हें जो है कर्नल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। कहा जाता है कि चाहे वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हो या जो है कोई सीनियर प्लेयर हो जैसे सुनील गावस्कर, कोई भी हो, अपनी बात बिल्कुल सामने आमने सामने मुंह पे कह देते थे। उसके बाद चाहे नाराज़गी रहे या कोई भी अंजाम हो, इसलिए इन्हें कर्नल का निकनेम भी इन्हें दिया गया है। दिलीप वेंगसरकर रिटायर होने के बाद सिलेक्शन कमेटी में भी रहे इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, लेकिन ये किसी की बात मतलब सहने वाला या वो खुशामद वाली इनकी नीयत, इनका नेचर नहीं रहा। कुछ हद तक मोहिंदर अमरनाथ से इनका नेचर मेल खाता है। जैसे मोहिंदर अमरनाथ भी अपनी बात साफ कह देता था, जिस कारण क्रिकेट बोर्ड से उनकी बनती नहीं थी। कई बार मोहिंदर अमरनाथ इसी कारण टीम में आए और गए, रेगुलर नहीं खेले। तो ये था एक छोटा सा परिचय दिलीप वेंगसरकर के बारे में। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर।